बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी होगी। पिछले कोई एक महीने से वो जो मुझे गला ख़राब हुआ था, फ्लू हुआ था, अभी तक टिल डेट मेरा गला ठीक नहीं हो पा रहा है। और ये इतना अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। जितने लोगों से मैंने बात की जो बीमार थे, वो कह रही जी इतनी प्रोलॉन्ग हमारी की बीमारी हो गई है ना, जिसमें गला भी ख़राब है, आपको फ्लू भी हो रहा है, मतलब टोटली ठीक भी नहीं हो रहा, ख़राब भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। एनीवेज जी, आज फॉग बहुत ज़्यादा थी, कल के मुकाबले में कम थी, लेकिन कुछ एरियाज़ के अंदर स्टिल फॉग की इंटेंसिटी या आप उसको कह लें डेंस फॉग है, वो ज़्यादा है। अच्छा जी, अभी हमने मौसम के ऊपर तो बात करनी है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ कराची में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। खुले में जो मैन होल है उसके अंदर एक बच्चा फिर से गिर गया और कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साल का ये बच्चा था दिलबर, जो गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जी बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, खेलते हुए गटर में गिरा। पुलिस हुकाम ने ये भी बताया कि बच्चे के चाचा ने लाश गटर से बाहर निकाली। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने बच्चे के घर जाके ताज़ियत की लवाहिकीन से, और उन्होंने कहा जी कि जो सूरत हाल है कि गटर के ढक्कन के लिए हर यूसी को 1 लाख रुपए दे दिए गए थे। यूसी चेयरमैन को 10 दिन पहले गटरों पर ढक्कन लगाने के लिए कहा गया था, जबकि पीटीआई जो टाउन चेयरमैन है गौहर खटक, उनके कोरंगी पहुंचने पर इलाका मकीनों ने शोर शराबा किया। इस मौके पर गौहर खटक ने कहा कि हमें गटर का एक ढक्कन नहीं दिया गया। साथ साथ ये भी कहा कि गटर के ढक्कन दिए गए हैं तो सियासत छोड़ने को तैयार है। इससे कबल भी अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं तो इसी माह में कराची के इलाके गुलशन इकबाल में खुले मैनहोल के अंदर 3 साला बच्चा इब्राहिम वो भी गिरा था और उसकी भी हलाकत का मामला सामने आया था। लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले में से मिली थी। एक तरफ इंतजामिया जी ढक्कनों की फराहमी के दावे कर रही है, दूसरी तरफ मुंतखब नुमाइंदे इन दावों की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी लेगा कौन, ये समझ नहीं आ रहा कि जब फंड्स जारी हो चुके थे तो ढक्कन क्यों नहीं लगे, और जो चेयरमैन है टाउन के वो कह रहे हैं जी कि हमें ढक्कन दिए नहीं गए। आप इमेजिन करें कि इतना बड़ा शहर है और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग रहते हैं, हर टाउन मेयर है, मतलब हर तरह का जो कह लें रिसोर्स मौजूद है शहर में, और आज मैं यहाँ पर बैठकर खुले मेन होल के जो अंदर बच्चों के गिरने के वाक़यात हैं और उनकी जान से जाने के वाक़यात हैं, उसको बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि हम किसी और मसले को, किसी और चीज़ को क्या केटर करेंगे जब एक मसला ये है कि गटर के ढक्कन नहीं है और वो कराची जैसे शहर में नहीं है। शाइस्ता जलील हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है। शाइस्ता, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये। आई बिलीव कि जितने ये वाक़यात हम देख चुके हैं, अभी तक तो शायद किसी को ख्याल आ जाता कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है गटरों के ऊपर ढक्कन लगाना, और ये कोई इतना मार्का नहीं है जो इन्होंने मारना है, एक ढक्कन है जो लगना है कराची के शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। ये जो वाक़या पेश आया, मैं चाहूँगी थोड़ी सी इसकी डिटेल्स आप हमारे साथ शाइस्ता शेयर कीजिएगा। जी, इसकी तफसीलात कुछ ही अफसोसनाक तौर पर एक ऐसा ही वाक़या दोबारा पेश आया कि गटर का ढक्कन ना होने से एक नन्ही जान जो है वो दुनिया से चली गई है। एक वालदैन से उनका जो प्यारा जो बिछड़ गया है। कोरंगी का इलाका है, गुंजाना बारी वाला कच्ची बारी स्लम इलाका है, जहाँ जो है वो कोरंगी में बच्चा अपने घर के बाहर जो है ना दीगर बच्चों के साथ खेल रहा था कि इसी सना में जो है वो खुला गटर का ढक्कन था, वो उसकी मौत का बाइस बन गया। बच्चा जो है गटर में गिर गया, और गटर में गिरने के बाद जो है वो दीगर बच्चों ने उसके घर वालों को आकर बताया कि जो दिलबर नामी जो बच्चा है वो गटर में गिर गया है, जिसके बाद जो है वो अहले इलाका ने उसको अपनी मदद आपके तहत बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो बच्चे की मौत वाक़या हो चुकी थी। अफसोसनाक ये वाक़या है। इसके बाद वाक़े के बाद जो है वो डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद जो है वो मुतासरा मकाम पर पहुँचे और देखा और वालिदैन से ताज़ियत भी की, और उनका यही कहना था कि जो ज़िम्मेदारान होंगे उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। टाउन चेयरमैन की अगर वहाँ की बात करें तो गौहर खटक खान वहाँ बताए जाते हैं कि वो टाउन चेयरमैन थे जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। जिसके बाद जो है वो डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का यही कहना है कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाएगी। उनका ये भी कहना था कि गटर के ढक्कन फराम कर दिए गए थे, मगर टाउन की सतह पर कुछ इक़दाम ना हो सके, जिसकी वजह से जो है वो ये हादसा रोनुमा हुआ और गटर का ढक्कन बर वक्त ना लग सका।
अच्छा शाइस्ता, ये जिम्मेदारी तो कोई लेने को तैयार नहीं है। डिप्टी मेयर कह रहे हैं हमने फंड्स जारी कर दिए थे, पैसे दे दिए थे यूसीस को। टाउन चेयरमैन कह रहे हैं जी हमें मिले नहीं। तो फिर ये तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे और ज़िम्मेदारी तो कोई नहीं लेगा इसकी। जी, कराची में अफसोसनाक तौर पर यही कहा जाता है। अफसोसनाक बात ही यही है कराची में जो है वो टाउन की सतह पर, निचली सतह पर, आला सतह पर तो काम हम होते दिखाई देते हैं, मगर निचली सतह पर जो है वो थोड़ा जो निज़ाम है थोड़ा सा जो है वो सही करने की ज़रूरत है कि अमली सतह पर जो है इक़दाम होते नहीं दिखाई देते। अमली सतह पर इक़दाम ना होने से जो है वो इस तरह के वाक़यात रोनामा होते हैं। इस तरह अगर बात करें गुज़श्ता वाक़ये की, नन्हे इब्राहिम की, 3 साल इब्राहिम जो गटर में गिरकर जो है वो मौत का निशाना बना और गटर में गिरकर उसकी मौत वाक़या हुई। अफसोसनाक वाक़ये ने पूरे शहर को, पूरे सोशल मीडिया पर जो है वो एक बड़ा तहलका मचाया था, जिसके बाद भी जो है यही देखा गया था कि अमली सतह पर, टाउन की सतह पर जो निजी स्टोर था उसके सामने जो है वो इक़दाम होते नहीं दिखाई दिए। हालांकि वहाँ पार्किंग मौजूद थी, पार्किंग होने के बावजूद भी जो है वह पार्किंग भी वसूल की जा रही थी, मगर वो गटर का ढक्कन जो है वो नज़रों से ओझल था। वेरी अनफॉर्चुनेट। जी शाइस्ता, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और ये जो सूरत हाल है, ये आए रोज़ के वाक़यात हैं जी। ये कोई एक इब्राहिम का वाक़या नहीं है या दिलबर का वाक़या नहीं है। इससे पहले माजी में ये वाक़यात होते चले आ रहे हैं। लेकिन मैं हैरान, परेशान और अफसोस में हूँ कि जिस मुल्क के अंदर हम इतनी डेवलपमेंट की बात करें, जिस शहर को हम हब कहते हैं एक, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से लेके, कराची जैसे एक बड़े शहर में जहाँ पे हर चीज़ है, वहाँ पे इंतज़ामिया भी है, लेकिन इंतज़ामिया काम नहीं कर रही है। ये कितने अफसोस की बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और इस तरह के वाक़यात इस दुआ के साथ के ना हो और किसी भी इब्राहिम या किसी भी दिलबर के माँ बाप को, अपने बच्चों को इस तरह से अपनी आंखों के सामने ना देखना पड़े। और ऐसे ही वाक़यात को कंट्रोल के लिए इंतज़ामिया को थोड़ा होश आए, कुछ ख्याल आए कि उनकी ये ज़िम्मेदारी है। मौसम की सूरत हाल पे भी बात कर लेते हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि एक बार फिर धुंध का मामला है, लेकिन कल से जो अपडेट आ रही है वो मुल्क में एक बार फिर मगरबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला दाखिल हो चुका है, जिसके बायस आइंदा अगर हम चंद रोज़ के दौरान मौसम की सूरत हाल की बात करें तो नुमायाँ तब्दीली मुतवक्के है। मौसमियात के मुताबिक जी आज से 2 जनवरी तक बलाई और वस्ती इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फ़बारी भी मुतवक्के है, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें तो लैंड स्लाइडिंग और बर्फ़ानी तोदे गिरने का ख़तरा भी मौजूद है। NDMA ने वाज़ेह किया है कि ये मौसमी निज़ाम 31 दिसंबर को शिद्दत इख्तियार कर सकता है अगर हम बारिश और से स्मॉग और धुंध में कहा जा सकता है कि कमी वाक़या होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और जैसे मैंने कहा बर्फ़ानी तोदे गिरने, सड़कों की बंदिश का खदशा जाहिर किया गया है, जिसके पेश नज़र जो मुतल्लिका इदारे हैं और आवाम को अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी की गई है। कराची में भी जी आज बारिश मुतवक्के है। फ़िलहाल लाहौर और कराची में मौसम की सूरत हाल क्या है इस पे बात कर लेते हैं। लाहौर से सादिया मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से शाइस्ता जलील हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमें जो एक्सपर्ट ओपिनियन देंगी वो मरियम शबीर है, माहिर माहौलियात हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कॉरेस्पॉन्डेंट हमारी जो लाहौर की है सादिया, हम उनसे ज़रा पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सादिया बताएं जी, लाहौर के अंदर तो स्मॉग है लेकिन बारिश के हवाले से भी पेशगोई की गई है? सादिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो सादिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, हम कराची पे चलते हैं। शाइस्ता, आप हमें ज़रा बताइएगा, कराची में भी आज बारिश के हवाले से प्रेडिक्शन है। शाइस्ता, महकमा मौसमियात क्या कहता है जी? जी, कराची में जो है वो सुबह से हम देख रहे हैं कि मतला बरालूद है। मतला बरालूद होने के बाद जो है महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कराची में आज शाम और रात में जो है वो हल्की बारिश हो सकती है। यही कहा जा रहा है कि कराची में जब बारिश होगी, बारिश होने के बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। दिसंबर का अख्तिताम होने को है। कराची में उस नौयत की सर्दी नहीं पड़ी जिस तरह हम माजी में हम देखते आए हैं। जिस तरह जो है दिसंबर जो है ख़ासा ठंडा हुआ करता था। दिसंबर ठंडा तो है मगर दर्जा हरारत में जो है वो 12 से 13 डिग्री नीचे नहीं जाता। सुबह के वक्त जो है वो धुंध होती है, शाम के वक्त जो है वो
शाम के वक्त जो है दर्ज हरारत में कमी आ जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि दिन में जब सूरज निकलता है, सूरज निकलने के बाद जो दर्ज हरारत में इजाफा हो जाए 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक सूरज निकलने के बाद जो है वो सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कराची में जब बारिश होगी, बारिश होने के बाद जो है वो दर्ज हरारत में मज़ीद कमी आ जाएगी और जनवरी का आगाज़ जो है वो सर्दी की नई लहर के साथ होगा। ठीक है, शाइस्ता आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। सादिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है जी बिल्कुल अरमला, इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी आपको पता लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा फॉग है और सुबह सवेरे जो है वो तो बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी थी, जिसमें शहरियों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, जिसके बायस लाहौर मोटरवे पुलिस की जानिब से भी M1, M2, M3, M11, M4 को जो है वो मुख्तलिफ मकामात से धुंध की वजह से बंद किया गया था ताकि शहरी जो है उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किलात ना पेश आए। इसके साथ साथ जो लाहौर के अभी इलाके हैं उनमें काफ़ी जगहों पे भी मैदानी इलाकों में धुंध मौजूद है, जिसकी वजह से अभी भी विजिबिलिटी कई इलाकों में जो है वो 0% है। इसके साथ साथ पंजाब में भी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से आज से बारिशों की पेशगोई की गई है कि आज और कल जो है वो शाम तक बारिश रह सकती है, जिसके बायस धुंध में थोड़ी कमी महसूस होगी। आज जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो मुख्तलिफ अज़लाँ हैं पंजाब के जो बलाई इलाके हैं उनमें धुंध भी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो मौसम अबर आलूद रहेगा। साथ ही साथ तिब्बी माहिरीन जो हैं वो शहरियों को ख़बरदार कर रहे हैं कि अपने आप को जो है वो महफूज रखें, स्मोक से और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। आज जो AQI इंडेक्स है लाहौर का वो ख़तरनाक सतह पे है, 607 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है और ये शहरियों के लिए शदीद ख़तरनाक है। सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी और इसके साथ साथ नज़ला ज़ुकाम की जो कैफियत है वो ज़्यादा पेश आ सकती है। तिब्बी माहिरीन बार बार खबरदार कर रहे हैं कि अपना जो है वो कुछ ख्याल अच्छी नहीं है मौसम की। थैंक यू वेरी मच सादिया, बहुत शुक्रिया आपका, और शाइस्ता आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमें वक्त दिया। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात है। थैंक यू वेरी मच मरियम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? A little under the weather like you. ओह आई कैन इमेजिन, ये सूरत हाल ना हर जगह पे कुछ ऐसे ही है। आई होप यू फील बेटर सून। मरियम, ये जो हम अभी सर्दी के मौसम के हवाले से बात करें, और आपकी आई बिलीव मेरी पहले भी बात हुई है कि जो सर्दी की इंटेंसिटी थी, इवन ये दिसंबर एंड है, पिछले 2-3 दिन में हमने देखा है कि जो सर्दी प्रॉपर पड़ना शुरू हुई है। इससे पहले एक बड़ी ड्राइनेस सी फील थी और सर्दी की वो इंटेंसिटी दिसंबर वाली नहीं थी। तो अभी जो आगे प्रेडिक्शन है इस पे भी मैं चाहूँगी आप कमेंट करें। जी एब्सोल्युटली अमला, जैसे लास्ट टाइम भी आपके शो में बात हुई थी कि ये जो दिसंबर एंड है यहाँ से सर्दी का सिलसिला, ज़्यादा सर्दी का सिलसिला शुरू होगा और ये फरवरी तक जो है वो एक्सटेंड कर सकता है। ऑफ कोर्स बीच में बारिशें किस वक्त होंगी, किस वक्त बर्फबारी होगी, ये हमारे जो NDMAs हैं और PDMAs हैं और जो हमारा MET डिपार्टमेंट है इवन वो भी इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि एग्जैक्ट सूरत हाल क्या होगी। लेकिन दिस इज़ अ गुड साइन, क्योंकि बड़ा अरसा हमने वेट किया और हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान के इलाकों में भी बड़ी खुश्कसाली हो रही थी और बलूचिस्तान के इलाकों में भी बारिशें होंगी। पूरे मुल्क में एक तरह से बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है और लेकिन थोड़ी सा हमें समझना ये पड़ेगा कि चूंकि हमारे मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं जोग्राफिकली। आप देखें कि नॉर्दर्न एरियाज जैसे होते हैं, हमारे मरी का इलाका है या काफ़ी सारे बाकी भी पहाड़ी इलाके आपके होते हैं, तो उसमें लैंड स्लाइडिंग का जैसे खतरा है। तो जो भी लोग अब मौसम का सुन रहे हैं कि बर्फबारी होगी, तो अपना जब ट्रिप प्लान करें तो उनको पहले वेदर एडवाइजरीज चेक करनी चाहिए कि क्या हैं, और उसके बाद सिर्फ जो उनकी एडवाइजरीज में सिर्फ ये ना देखें कि उन्हें क्या खाना पीना है या किन के साथ हैंग आउट करना है, बल्कि अगर ऐसे इलाकों में जाएं तो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, आपको अपने कॉन्टीजेंसी प्लान रखने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है हर इलाके में रिस्पेक्टिवली, वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं ख़ासतौर पे उन पर बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। उनकी एंट्रेंस जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए। हमने ये देखा है कि मरी में अक्सर जो है वो हालात इस वजह से बुरे हो जाते हैं, हादसा पेश आते हैं जैसे ही बर्फबारी ज़्यादा पड़ने लगती है, क्योंकि और ये हमने नॉर्दर्न एरिया में भी देखा था, इसी तरह KP में भी हमने बारिशों में भी यही देखा था कि वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता है कि कितने टूरिस्ट को हमने अलाउ करना है, कितनों को हमने पीछे भेजना है, और फिर रोड्स आपकी भरी होती हैं और काफ़ी जानी नुकसान जो है वो इसमें होता है। लेकिन बहरहाल जो बारिशें हैं ये एक अच्छा साइन है। स्मॉग जो है वो उससे विजिबिलिटी
ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, स्मॉग इशू थोड़ा सेटल हो जाएगा। और जो न्यू ईयर है वो भी जब स्टार्ट हो रहा होगा, तो जब खत्म हो रहा होगा 2025 आपका, तो उस वक्त जो है वो बारिशें जो है वो तब भी हो रही होगी। जो सुबह का सूरज होगा, मेरा ख्याल है वो सूरज लोग नहीं देखेंगे, वो बारिशें ही देखेंगे, क्योंकि बादल आपके छाए हुए होंगे। ये अच्छा अच्छा है कि लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा हेल्थ वाइज और इन्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ, मरीम आपने जो बात की, हमारी तो पूरा एक वो सिस्टम चलता है न्यूज़ चैनल्स पे कि हम पहला सूरज तुलू होते हुए दिखाते हैं और गुरूब होते हुए दिखाते हैं। तो आई बिलीव कि ये वाली भी हमें चैलेंज रहेगा, क्योंकि समटाइम्स इस पे पूरा पूरा हम सेगमेंट करते हैं न्यूज़ चैनल्स में। तो आई बिलीव। अच्छा मरियम, ये जो भी आपने बात की है बारिशें, हमने खुश साली का मैटर पहले भी आपने बताया था हमें, लेकिन अब चूंकि हम देख रहे हैं कि सर्दी लेट स्टार्ट हुई है, और अगर ये फरवरी तक प्रोलॉन्ग करती है, तो आगे का जो वेदर है जिसको हम एक मॉडरेट वेदर कंसिडर करते हैं मार्च अप्रैल में, क्या उसमें भी हमें फिर गर्मी थोड़ा जल्दी एक्सपीरियंस करने को आप समझती हैं अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक कि अगर वेदर आगे बढ़े हैं, मतलब उनका टाइम स्पैन कम हो रहा है लेकिन उनकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही है? जी बिल्कुल अरमला, ऐसा ही है। पिछले चंद सालों से हम यही देख रहे हैं कि हमारे वेदर पैटर्न में शिफ्ट आ गया हुआ है। तो हमें ड्यूरेशन जो सर्दियों का है वो बहुत कम होता नजर आता है। और हमने पिछले साल तो ये भी देखा कि बाहर का मौसम भी बिल्कुल आया और गया, समझ ही नहीं आई कि फील भी नहीं हुआ लोगों को कि बाहर का मौसम आया, क्योंकि यालाबारी बीच में हो गई थी और काफी नुकसानात हुए थे। जो बाहर के एलिमेंट्स होते हैं उनको, जो पौधे फूल होते हैं उनको भी। तो डेफिनेटली आपका समर जो है वो मार्च एंड से आपका वेदर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता होता है। और उसके बाद जो है वो जैसे ही मई जून आता है, तो हमें पता है कि हीट वेव्स जो है वो जून में आने लगती हैं। तो आपकी जो गर्मियां हैं वो काफी एक्सटेंड होके रह गई हैं और सर्दियां श्रिंक आपकी हो गई हैं। तो डेफिनेटली ये तो आपका इस साल भी रहेगा। यही आपका जो है वो वेदर शिफ्ट जो है वो एकदम से 360 डिग्री उसमें चेंज नहीं आने वाला है। वी शुड एक्सपेक्ट कि वो जो पिछले साल हमने जैसे एक्सपीरियंस किया था कि हमारे जो है वो किस तरह से गर्मियां बहुत लंबी चली थी, हमारा मानसून भी जल्दी आ गया था, यही जो है वो पैटर्न सिमिलर हमें जो है वो अगले साल भी देखने को मिलेगा। ठीक है। इन द एंड मरियम, हम जिस क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं अभी, जिससे मैंने कहा कि बारिशें होंगी और ये एक्सपेक्टेड है, अलर्ट जारी किए गए हैं, इन इलाकों में जहाँ पे हमें बर्फ़ानी तोदे गिरने का ख़तरा होता है, लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा होता है, ये सारी वो फैक्टर्स हैं जिसको इंतज़ामिया को अलर्ट तो देना है। आपने भी जिक्र भी किया है। इस हवाले से मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप मज़ीद एक्सप्लेन करें कि हमारा जो प्रिवेंशन मैकेनिज़्म है वो कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड अभी हम जो जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आई थिंक कि हमें इससे ज़्यादा इस पे एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, बिकॉज़ हम जानी और माली नुकसान तो देखते ही देखते हैं, उसके अलावा वैसे भी हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत बड़ी सतह के ऊपर डैमेज करते हैं इस वजह से। जी बिल्कुल, एक तो जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शहरों से लोग जा रहे होते हैं, उनको एडवाइजरीज का पता होता है। आजकल तो जो सैलाब अनफॉर्चुनेट हमारे थे उसके बाद से मीडिया ने भी इस कदर हाईलाइट किया है कि हर दूसरे बंदे को पता होता है। रेडियोस के ऊपर आपकी सुबह मौसम का अहवाल आ रहा होता है जब आप गाड़ी में जो है वो अपने ऑफिस जा रहे होते हैं। तो वो तो बहरहाल लोगों को एहतियात करनी चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम करने की ज़रूरत है। फ्लड का तो हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो प्लान दिए गए थे, जिसमें शॉर्ट टर्म में जो है वो लेविस कंस्ट्रक्शन, और वो बेसिकली फ्लड प्रोटेक्शन के लिए था कि अगले साल में जब बारिशें ज़्यादा होंगी तो किस तरह से प्रिवेंशन की जा सके। लेकिन ये जो बर्फानी तोते गिरते हैं, इसका फॉर नाउ हमें इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में तो हमारे पास कोई हल नहीं है, क्योंकि ये आपके बहुत सारे ममालिक हैं उनमें ये होते रहते हैं, क्योंकि जियोग्राफिकल टेरेन आपका इस तरह का होता है। मिसाल के तौर पर जहाँ जिस स्टेट में मैं हूँ, वर्मोंट स्टेट में, वहाँ पर काफ़ी जो है वो खतरनाक किस्म की एडवाइजरी आई हुई है, जिसमें आपकी जो है वो आइस बन रही है, बर्फ़ के बजाय आइस बन रही है। तो वो ड्राइविंग के लिए काफ़ी हादसा जो है वो हाईवे पे पेश आए हैं। लेकिन एक यहाँ पे सिस्टम मौजूद है जिसमें आपके जो इदारे मुतलका होते हैं वो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं ऐसे मौसम की सूरत हाल में, और जैसे ही उनको कोई इमरजेंसी कॉल रिसीव होती है फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करते हैं। और हमारे इदारों को जो लोकल हैं, चाहे वो मरी बेस्ड हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मरी की तरफ, इस्लामाबाद पिंडी के लोग और भी काफ़ी सारे शहरों के उस तरफ रुख करते हैं,
जो आपके नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ट्रैवल करके आपके काफी ज्यादा लोग जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और केपी के कुछ इलाके सिवात में बर्फबारी की वजह से। तो वहां पर भी हर, यानी कि हर लोकल सतह पर जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें आपके कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डेप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको अलर्ट रहना चाहिए। जो इनको पीडीएमएस की तरफ से और एनडीएमएस की तरफ से बिल्कुल। एडवाइजरीज हर ऑफिस को जाती हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जो टूरिस्ट है खास तौर पर, जो लोकल्स हैं, उनको तो फिर भी अपने एरिया से अवेयर होते हैं, उनको अंदाजा होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा बर्फ का तोता नहीं आ रहा, खुदा ना खास्ता, जो उनके घर उसके अंदर दब जाए, तो वो सूरत है अगर हाल हो, खुदा न खास्ता, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा काम करने की बिल्कुल। जरूरत है। लेकिन जो लोग टूरिज्म के लिए आ रहे होते हैं खासतौर पर, उनको लोकल इलाकों का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। और आपको याद होगा कि चंद साल पहले मरी में भी बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया ही पेश आया था कि बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी और बहुत सारे लोग ट्रैफिक में स्टक हो गए थे, अपनी कार्स के अंदर जो है वो लोगों को सोना पड़ा था। और वो जो अंदर ही कैजुअलिटीज थी, हुई थी। बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। तो हमें इस किस्म के वाकयात को अवॉइड करने के लिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये मेक श्योर करना होगा कि एक इलाके में क्या टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल क्या सही। इमरजेंसी मैनेजमेंट्स है वहाँ पे इन प्लेस, क्या कौन से नंबर्स हैं जिन पे जो है वो लोग अगर स्टक हो जाते हैं किसी सूरत हाल में तो आपको कॉल करें और फौरन रिलीफ के लिए उनको पहुंचाया जाए। आपके जो स्टाफ है उसकी कितनी कैपेसिटी है, बिल्कुल। कितनी ट्रेनिंग की है कि वो ऐसी सूरत हाल में लोगों को जाके निकाल सकें। तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो वक्त से पहले उसकी प्लानिंग करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि फ्लडिंग के लिए तो अगले साल शायद हमें कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लैंड स्लाइडिंग या जो हम्म। बर्फानी तो गिरने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास किसी भी किस्म की तैयारी इस लेवल पे होगी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया कि आपने मैं ज्वाइन कैन गेट वेल सून। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद थी, माहिर माहौलियात। इस वक्त जो सूरत हाल है मौसम की, जो एडवाइजरीज जारी की गई हैं, एज अ सिटीज़न भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप विजिलेंट रहें और जो एडवाइजरी मिली है, जो अलर्ट्स जारी किए गए हैं, ऐसे इलाकों में ट्रैवल करने से अवॉइड करें गैर ज़रूरी तौर पर, अनटिल अनलेस कोई मजबूरी नहीं है, अदरवाइज़ अवॉइड किया जा सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, हमारे माशरे में जी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद है, ये कोई अनोखा या शाज़िर व नाज़िर वाक़या पेश नहीं आते। ये मसला ऐसा नहीं है, बल्कि एक संगीन समाजी बहरान की शक्ल भी इख्तियार कर चुका है। अक्सर हम घरों की चार दीवारी में अब देखते हैं कैसे वाक़यात जन्म लेते हैं। ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली जो गैर सरकारी तंजीम है, औरत फाउंडेशन, और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की जो तंजीम है, उनकी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात जो रिपोर्ट हुए हैं वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25% ज़्यादा हैं। जहां 2024 में 5000 केसेस थे, वहीं 2025 में ये तादाद 6500 तक पहुँच गई, जबकि सूबाई सतह पर 78% जो मुकदमात हैं वो पंजाब में दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि तशद्दुद करने वाले अक्सर अजनबी नहीं बल्कि करीबी रिश्तेदार होते हैं। और सबसे जो तशवीशनाक पहलू है सारी सूरत हाल में कि पुलिस को रिपोर्ट होने वाले 93% मुकदमात में मुल्जिमान बरी हो जाते हैं, जिनकी वजूहात नाकिस तफ्तीश हो, कमज़ोर शवाहिद हो, मुतासरा ख़वातीन की कोई समहाउ उनको ब्लेम किया जाना हो, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें शामिल हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब क़वानीन मौजूद हैं तो फिर इंसाफ की फराहमी का निज़ाम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में क्यों नाकाम दिखाई देता है। समेरा हाशमी हमारे साथ मौजूद है, रेजिडेंट डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन पंजाब, और ये लीड कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन का काम अक्रॉस पंजाब। उनको हम खुश आमदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच मिस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो रिपोर्ट है और जिसमें हमने 2025 के अंदर तकरीबन 25% ज़्यादा केसेस हुए हैं, और मैं हमेशा हर तरह के इशू पे बात करती हूँ कि ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आई बिलीव रिपोर्ट भी नहीं होते। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अरमला, मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इस फोरम पे बुलाया। और जहाँ तक बात रही इस रिपोर्ट की, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो वाक़यात जो रिपोर्ट होते हैं उसके पीछे एक औरत होती है,
और जिस तरह की रिपोर्ट हमने शाया की है, इस तरह की रिपोर्ट्स के पीछे बहुत सी अनटोल्ड स्टोरीज होती हैं जो सामने भी नहीं आती। यही वजह है कि जिस तरह से अभी आपने बात की कि 93% मुकदमात में मुल्जमान बरी हो जाते हैं, ये 93% जो मुल्जमान बरी हुए हैं उनके पीछे 93% मायूस खवातीन हैं, ठीक है, जिनको इंसाफ नहीं मिला। और जब माशरे में ये मैसेज जा रहा हो कि 93% मुल्जमान बरी हो जाते हैं और ख़वातीन जिन्होंने हिम्मत की और सामने आई और उन्होंने रिपोर्ट किया और वो नाकाम हुई, तो बाकी जो ख़वातीन हैं जिनके साथ इस तरह का तशद्दुद हुआ, तो वो खामोशी को ही बेहतरीन हल समझती हैं और वो खामोश हो जाती हैं और घर बैठ जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आप ख़ुद भी बात कर रही हैं कि खामोश हो जाती हैं, पहले तो मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि आप इस हवाले से काम कर रही हैं बहुत लंबे अरसे से, ये जो वाक़यात हो रहे हैं और फिर इसमें जो हमारी रिपोर्ट होने की शरह है वो अपनी जगह पे कम है, फिर हमने जहाँ पे एक्शन की बात की या जस्टिस की बात की उसकी शरह तो ना होने के बराबर है, जैसे हम 93% अगर मुल्ज़िमान बरी हो रहे हैं। अब चैलेंज कहाँ पे आता है? ये रिपोर्ट करने में जो एक प्रेशर तो है ख़वातीन के ऊपर, और वो रिलक्टेंट भी होती हैं कि जी माशरे में क्या मैसेज जाएगा, घर वाले क्या कहेंगे, जो थ्रेट मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है। जो जस्टिस सर्व करने में चैलेंजेस हैं, मैं चाहूँगी आपने जितनी ऑब्जर्वेशन आपकी है इन केसेस को लेके, आप उस पर बताइएगा हमें। जी, असल में अगर हम देखें कि जिस तरह से केसेस रिपोर्ट होने में इजाफा हो रहा है, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि माशरे में शिद्दत पसंदी भी बढ़ रही है, इस वजह से वाक़यात भी ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं और पंजाब ही सबसे वो सूबा ऐसा है जिसमें आपने देखा होगा, आपने फिगर्स देखे हैं अगर, तो पंजाब में रिपोर्टिंग की शरह ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाब में ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं और बाकी सूबों में कम हो रहे हैं। असल में अवेयरनेस का भी डिफरेंस है। ख़वातीन हिम्मत कर रही हैं, रिपोर्टिंग की शरह ज़्यादा हो रही है और वो आगे आ रही हैं और रिपोर्ट कर रही हैं। अब जहाँ तक बात यह है कि जस्टिस सर्व करने में क्या मुश्किलात हैं, जब हम अपने मीडिया का रोल देखते हैं, हम अपने ड्रामास देखते हैं, और जो हमारी एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, सोशल नॉर्म्स हैं हमारे, उसमें हमें यही सबक दिया जाता है कि औरत ने सब्र ही करना है, बर्दाश्त ही करना है, मगर तशद्दुद करने वाले से सवाल नहीं करना। अब हम अपने ड्रामाज उठा के देख लें, उसमें क्या दिखा रहे हैं कि जो अच्छी बहू है वो बर्दाश्त कर रही है, वो अपना घर बसाने की कोशिश कर रही है, वो ससुराल के भी मजालिम बर्दाश्त कर रही है, वो शोहर के भी बर्दाश्त कर रही है। इसी तरह हमारे ड्रामाज में हीरोज़ भी ऐसे दिखाए जाते हैं जो अगर एक खातून मुसलसल इनकार भी कर रही है तो वो फिर भी पीछे जा रहे हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने। ये जो थिंकिंग है, जो ये हम ये दिखा रहे हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो जस्टिस सर्व नहीं होने देते। इसके अलावा जो हमारा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है, ठीक है, उसमें हमारी मुतासरा ख़वातीन को ही कसूरवार ठहराया जाता है। ठीक है, जब हमारा निज़ाम सर्वाइवर से ही सवाल करेगा तो इसका फ़ायदा तो मुल्ज़िम को होगा ना, और इंसाफ नाकाम हो जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो ख़वातीन को आगे बढ़ने से रोकते हैं। हालांकि अगर हम पास्ट ईयर्स से मुकाबला करें, कंपैरिजन करें, तो ख़वातीन ज़्यादा तादाद में आगे आ रही हैं, हिम्मत कर रही हैं। हमारी जनरेशन जो इस टाइम हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी पिछली जनरेशन से ज़्यादा अवेयर है, लेकिन फिर भी आइडियल सूरत हाल आने में अभी फ़र्क है। फ़र्क है। अभी आपने बड़ी एक अच्छी बात की कि बेशक हमारी जो मौजूदा हम जिसमें मैं अपने आप को भी काउंट करती हूँ वेल अवेयर है, और आगे वाली जनरेशन तो शायद इससे ज़्यादा वोकल भी है, उनको अवेयरनेस भी है, बट स्टिल समीर साहिबा, मैंने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में पढ़ी लिखी ख़वातीन, ऐसा नहीं है कि जिनका एक्सपोजर नहीं है या वो काम नहीं करती हैं, या जिनको पता नहीं है कि उन्होंने कैसे रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, बट स्टिल वो भी इन वाक़यात का शिकार होती हैं और वो भी रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एक सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट भी है। बिकॉज अगर एक पढ़ी लिखी खातून को पता है कि वो वोकल होगी, वो 4 मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके बात करेगी,
तो इल्ज़ाम भी उसको मिलेगा, उसको जस्टिस भी नहीं मिलेगा, लोग उसको बात भी करेंगे और फिर वो रिपोर्ट करके अपनी ज़िंदगी को और कॉम्प्लिकेशंस में डालेगी समहाउ। मैं हमेशा जैस्मीन मंजूर साहिबा की एग्जांपल देती हूँ क्योंकि वो हमारी फटर्निटी में से थी। मैंने उनका केस जब हुआ तो हमने उन पर बात भी की, उनसे हमारी बराह रास्त गुफ्तगू हुई। वो उनका जो चैलेंज था कि अदालतों में वो जैसे धक्के खा रही थी, उनको हर शख्स ब्लैकमेल कर रहा था। हालांकि वो इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कोई ऐसा मसला नहीं था। तो आप सोचिए कि अगर जैस्मीन मंजूर जैसी औरत को ये मसला हो रहा है तो फिर वो औरत जो घर में बैठी तशद्दुद का शिकार हो रही है वो कैसे रिपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने ये बात की ना कि पढ़ी लिखी खवातीन, वो वेल अवेयर हैं, उनको अपने राइट्स का भी पता है, उनको कवानीन का भी पता है, लेकिन उनको जो केस रिपोर्ट करने के बाद के जो सर्कमस्टांसेस हैं जो एक खातून फेस करती है उसका भी पता है। इस वजह से वो हेजिटेंट होती हैं। उनको पता होता है कि मेरा सोशल सर्कल में एक मकाम है, मैं जब बाहर जाऊंगी। और क्योंकि अब ये तो सोशल मीडिया का दौर है, आधे लोग अगर आपके हक में बात कर रहे होते हैं तो ज़्यादा लोग आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं। और हमारा मुआशरा ही विक्टिम ब्लेमिंग पे चल रहा है। मैं आपको कहूँ कि मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जो अपने इदारों में डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रही हैं, बट वो अपने हस्बैंड से अपने ही पे के खर्च करने पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, वो कहती हैं कि अमन से घर चलता रहे, मेरे बच्चे हैं। तो मैंने बहुत बड़ी पोस्टों पे, मैंने पंजाब लेवल की पोस्ट पे खवातीन को काम करते देखा है जो अपने ही घर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। आप ये देखें कि जब कोई खातून बाहर निकलती है तो सबसे पहले, और उसके साथ किसी किस्म का तशद्दुद होता है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है उसने क्या पहना था, वो रात के टाइम क्यों निकली, वो दिन के टाइम क्यों निकली, उसके साथ कोई मेल मेंबर क्यों नहीं था। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो फिर खवातीन को रोकते हैं। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल थैंक यू वेरी मच मेरे साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ सवीरा हाशमी मौजूद थी, रेजिडेंट डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन पंजाब की। और जो केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है, रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो बात के सर्कमस्टांसेस है उनको ख़वातीन कैसे मैनेज करेंगी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टिल। और जस्टिस सिस्टम पे भी अपना कमेंट दे रही थी समीरा। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। गुज़िश्ता रोज़ मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट कराची सिटी कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात में अबूरी ज़मानत के लिए अदालत में पेश हुए थे, जहां अदालती अहाते में मुबैना तौर पर वकला ने उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए। अदालती माहौल शदीद कशीदगी का शिकार हो गया, जिसकी वीडियो भी सामने आई। वाक़े के बाद पुलिस अदालती अमले ने सूरत हाल पर काबू पाया, जबकि अदालत ने रजब भट्ट की जो बुरी ज़मानत है इसमें तौसी कर दी और वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई। अगरचे अगर अदालत के अहाते में कानून हाथ में लिया जा सकता है तो आम शहरी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत कौन देगा, और क्या इस वाक़े में जो पेशा वराना जिम्मेदारी है, कानूनी दायरा कार है, इसकी खिलाफ वर्जी हुई है। इसी पे बात करेंगे। सैयदा ज़हरा बुखारी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़हरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप कल से ये वीडियो जी बहुत गर्दिश कर रही है, हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि जिस तरह से उन्हें वकला की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं चाहूँगी ज़रा आपको, आपके पास जो डिटेल्स हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और अदालत के अहाते में इस तरह का वाक़या होना ये सेल्फ कितनी अलार्मिंग बात है। जी बिल्कुल। पहले तो इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए, बीइंग प्रोफेशनल लॉयर, वो कम है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में कभी भी इस तरह के वाक़यात को सपोर्ट नहीं किया जाता। देखिए, हमारा वास्ता तो हमेशा से ही कल्प्रिट से होता रहता है या एक्यूज से पड़ता रहता है, लेकिन इस चीज का फैसला जो है, कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला अदालतें करती हैं। अगर हम खुद अपनी अदालतें लगाकर बैठ जाएंगे तो फिर इस अदालती निज़ाम का जो है ना कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की शदीद मजम्मत करूंगी। हाँ, अगर वकला बरादरी की जो है उनकी कोई दिल आजारी हुई है रजब भट्ट के अल्फाज से, जिस तरह के उन्होंने पहले भी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे हैं रजब भट्ट,
और मैंने आपके ही प्रोग्राम में लास्ट टाइम कहा था कि आने वाला साल जो है रजब भट्ट के लिए एक मुश्किल साल साबित होने वाला है। तो मैं दोबारा यही कहूंगी कि रजब भट्ट को भी चाहिए कि अपने अल्फाज के बारे में वो जरा मुहतात रहें, क्योंकि कभी वो तौहीन मजहब के हवाले से जो है ना उसके मुर्तकब होते हैं, तो कभी वो किसी वकीलों से या कभी किसी से जो है वो जाती रंजिश का शिकार हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने इन अल्फाज की वजह से, जिसमें वो अल्फाज की अदायगी के वक्त एहतियात नहीं बरतते। कल भी ये वाकया जो हुआ ये उसी का नतीजा था कि जिसमें उन्होंने एक वीडियो ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर डाली जिसमें उन्होंने एक वकील साहब को बकायदा तौर पर धमकाया था और कहा था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे जो है वो यूके से वापस ला सके, या कोई मेरा वीजा कैंसिल करवा सके, या तो कोई मुझे जो है ना बुलाकर कोई धमका सके। तो किसी वकील में इतना नहीं है, और ये इन सबको वकला बरादरी को इन्होंने कहा कि ये बरसाती डड्डू हैं, और इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हमारे जो है लीगल फर्टेनिटी के लिए। तो डेफिनेटली उस एक्शन का एक रिएक्शन था कल लेकिन होने वाला। ज़ारा आप बात ठीक कर रही हैं कि उनको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए, दो कि आई एम नॉट इन अ फेवर कि वो इस तरह के कमेंट्स करें, बट स्टिल ये जो रिएक्शन आया है, डोंट यू थिंक कि अदालती या कानून को अपने हाथ में लेना, और ऐसे लोगों का जो कि खुद कानून के समहाउ मुहाफिज कंसिडर किए जाते हैं, वकला की एक अपनी प्रेस्टीज है, अदालत की एक अपनी प्रेस्टीज है, वहाँ पर अगर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, और ये वी ऑल नो कि कोई छोटा मोटा केस नहीं है, इस पे सब नज़रें हैं मीडिया की, एवरीवन इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस केस, उस केस के एक बंदे को आप इस तरह से अदालत के हाथे में मार पीट रहे हैं और अपनी आप यूनिफॉर्म्स के अंदर हैं, ये कितनी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है, डोंट यू थिंक? जी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही मजम्मत की कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये केस से रिलेटेड तो हरगिज नहीं था, ये एक जाती पर्सनल अटैक था उन वकला की डिग्निटी के ऊपर जिनको बरसाती डड्डू कहा गया। तो डेफिनेटली ये रिएक्शन उनका पर्सनली ही था, और ये ऑल्दो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसके लिए कवानीन भी मौजूद हैं, इसके लिए अदालतें भी मौजूद हैं। ऑलरेडी जिस तरह से इनका केस अदालत के अंदर चल रहा है, और खास तौर पे हमने ये भी देखा कि इनके साथ साथ चले रजब भट्ट ने तो जो अल्फाज कहे सो कहे, इनके साथ जो एक और जो है टिकटॉकर नदीम नानी वाला, उनको भी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। वो भी जो है वो बिला वजह जो है ना इस लड़ाई में जो है ना उनको भी जो है तशद्दुद जो है ना उसका सामना करना पड़ा। ठीक है, अब इसके हवाले से ज़ारा कहा तो जा रहा है कि तफ्तीश होगी, उनके बुरी ज़मानत में तौसी भी कर दी गई है, लेकिन इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, और इस पे बात भी हुई है। कल हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे एक अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई थी इस चीज़ को लेकर। अब तहकीकात के बाद सूरत हाल क्लियर होगी, आई बिलीव। बिल्कुल, देखिए वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पर जो है वकीला को इन चीज का खौफ नहीं है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी, या हम पर जो है ना कोई ऐसी हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई होगी जिससे हम मुतासर होंगे, क्योंकि ये सब कुछ तो उसको ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने जब रजब भट्ट को कहा, इवन उसको मारने से पहले भी उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाली उन वकला ने, और फिर उनको मारने की भी स्पेशली वीडियो बनाई गई मारते वक्त, और फिर इसके बाद भी जो है अपना मौक़िफ़ देते हुए उन वकीलों ने जो है बिल्कुल क्लियरली कहा कि हमें इस पे कोई वो नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है जो हमने किया, क्योंकि इसने हमारे साथ हमारे बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इट्स जस्ट अ रिएक्शन। तो उसके बाद भी, और तो ये बिल्कुल क्लियर है, मतलब चेहरे वाज़ेह हैं कि कौन लोग हैं कि इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, और इनके साथ साथ कौन लोग मुलव्वस थे बीच में। तो ये चेहरे तो बिल्कुल मतलब क्लियर हैं, नाम भी वाज़ेह हैं, क्योंकि ये एक वेल नोन पर्सनालिटीज हैं सिंध बार की, कराची बार की। तो डेफिनेटली कार्रवाई करने के लिए तो बिल्कुल जो है वो मजीद मेरा ख्याल है कि एक और गलती नहीं करेंगे रजब भट्ट, मैं तो यही समझती हूँ। बिल्कुल ठीक है। अगर
तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो मेरा ख्याल है शायद अगला रिएक्शन जो है वो इससे भी ज्यादा शदीद होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सईदा ज़हरा बुखारी हमारे साथ मौजूद थी, माहिर कानून है इस केस के हवाले से, और जो कल अदालती अहाते के अंदर हुआ उस पर अपनी राय दे रही थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। ज़िंदगी के बहुत सारे अहम फैसले पहले माँ बाप हों, फ्रेंड्स हों, माहिर नफ्सियात हों, इनके मशवरों से किए जाते थे, लेकिन अब एक क्लिक से आपको इतनी एक हेल्प मिल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ख़ास तौर पर हम चैट जीपीटी की बात करें, इसने चैट बॉट्स हो, नौजवान हो, बालिग अफराद हो, उनके लिए एक गैर जानिबदाराना समहाउ कंसल्टेंट बन चुके हैं। चाहे शादी हो, कोई भी ऐसा मामला हो, जॉब को आपने क्विट करना है, आपने मुल्क से बाहर जाना है, नौकरी छोड़नी है, कुछ भी करना है, लोग अपने ज़ाती और इमोशनल जो फैसले हैं इसमें एआई की राय लेते हैं। रिसर्च और हकीकी जो एग्जांपल्स हैं वो ये बताती हैं कि यंगस्टर्स में ये रुझान सबसे ज़्यादा है, जबकि बाज़ अफराद इस सहूलत से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन डिपेंडेंसी जो है इस पे इंसान की जो सोचने की सलाहियत है, समहाउ तज्जिया करने की सलाहियत है, या आपका कोप अप मैकेनिज़्म है, मसला हल करना है, ये समहाउ इस एबिलिटी को मुतासिर करता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी भी एआई के सपुर्द कर रहे हैं, या सिर्फ एक हम गाइडेंस के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह हमने अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों को टेक्नोलॉजी के सपोर्ट किया है और उसको मुआवन बना लिया है, बग़ैर फ़िक्री आज़ादी खोए हम कैसे कर सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है आई बिलीव, क्योंकि हम इसके अच्छे और बुरे इस्तेमाल पे बात कर रहे हैं। समहाउ असद बेग हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर हैं मीडिया मेटर्स फॉर डेमोक्रेसी और डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच असद, बहुत शुक्रिया। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई फाइंड दिस टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी उन लोगों में से हूँ जो हर छोटी बात के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई ऐसी चीज़ है, तो आई इंस्टेंटली टाइप ऑन चैट जीपीटी और मैं उस पर क्वेश्चन करती हूँ। मैं चाहूँगी इस पर आप ज़रा अपना ओपिनियन दीजिएगा। देखिए, अब जो चैट जीपीटी है या जो इन जनरल चैटबॉट्स हैं वो अब सर्च इंजन की जगह ले चुके हैं, राइट। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो बजाय आप गूगल सर्च करने के आप जीपीटी से पूछ लेते हैं। अच्छा, अब उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग आप इसको प्रॉब्लम कह लें या इसमें एक डायनेमिक है, वो ये है कि जो जीपीटी अनलाइक गूगल या सर्च इंजन्स, जो चैटबॉट्स होते हैं उनका सिर्फ एक मकसद होता है, और वो मकसद ये होता है कि दे वांट टू साउंड लाइक ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि उनका जो एटीट्यूड है लिखने में, बात करने में, वो इंसानों जैसा लगे। अब इसको बनाने के चक्कर में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट चैटबॉट्स में डाला गया है या वो आ गया है उनमें, वो है वैलिडेशन का। यानी कि वो चैटबॉट आपको कभी भी क्रिटिकली चैलेंज नहीं करेगा। आपको ये नहीं कहेगा, आप अगर हमसे पूछेंगे कि आप कैसे लग रहे हैं फॉर इंस्टेंस अपनी तस्वीर अपलोड करके, तो वो आपको यही कहेगा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, या आपको वो बहुत दबे अल्फाज में कुछ ना कुछ ऐसी बात करेगा जहां से आपको वो वैलिडेशन मिलेगी, जो कि आपको शायद एक आम नॉर्मल जिंदगी में नहीं मिल सकती। अच्छा, अब आपने यंग लोगों की बात की, इसमें थोड़ी सी कैटेगराइजेशन आई थिंक इंपॉर्टेंट है। जनरेशन अल्फा है और जनरेशन जी है, जिसको हम जेन जी कहते हैं, और फिर मिलेनियल्स है। अच्छा, अब मिलेनियल्स का हमारा जिस एज ग्रुप में मैं हूँ, हमारा बात ये प्रॉब्लम ये है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ बड़े नहीं हुए। यानी कि हमारे जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे, जब हम बड़े हो रहे थे, हमारे मोबाइल फोन हमारे हाथ में नहीं था। हम बहुत कभी शाज़ो नादिर ऐसा होता था कि 10 15 20 मिनट से ज्यादा आपको टेलीविजन देखने को मिलता था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपको पता है बहुत सारे लोग इससे रिलेट करते होंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जनरेशन जी का या जेन जी का ये डायलेमा था कि व्हेन दे वर ग्रोइंग अप दे हैड सोशल मीडिया इन देयर पाम ऑफ द हैंड्स, राइट। सो यानी कि जब वो अपने कोई तस्वीर अपलोड करते हैं तो उसमें यही एलिमेंट होता है ना कि वैलिडेशन आपको मिलती है इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट नॉट, जो बॉडी मॉर्फिंग का सारा मामला है, एंड तो वो वैलिडेशन वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था आई थिंक जेन जी की लाइफ में, और अभी भी है। अब जो नई जनरेशन है जिसको हम जेन अल्फा कहते हैं, जो ये वो जनरेशन है जिसके एज के मेरे बच्चे हैं फॉर इंस्टेंस, दे हैव अनदर चैलेंज नाउ, दे आर ग्रोइंग अप विद एआई।
तो अब उनको जिस किस्म की वैलिडेशन एआई से मिल रही है वो हमें उसका अंदाजा भी नहीं है, और ये ज्यादातर पेरेंट्स को वाला भी नहीं है अभी अंदाजा। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे देखा है कि वो अपने बच्चों को मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं, चैट जीपीटी लगा के, और उससे वो बात करते रहते हैं ये सोच के कि यार एआई ऐसे कुछ सीखेगा। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं होता कि वो जो सीखने का प्रोसेस है उसमें जो वैलिडेशन, जो अनरियलिस्टिक वैलिडेशन आपको जीपीटी जैसे टूल्स या चैटबॉट्स देते हैं, वो आपके बच्चे का बिल्कुल एक जो जहनी डेवलपमेंट है, ना सिर्फ वो उसको हैम्पर कर रहे हैं बल्कि वो उसको इफेक्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारे अमला केसेस ऐसे हैं जहां पे यंग पीपल हैव एक्चुअली बीन ड्रिवन टू सुइसाइड्स। स्पेसिफिकली एक केस ऐसा है यूएस में जहां पे चैट जीपीटी ने खुद से एक बच्चे को, आई थिंक लड़के को, मशवरा दिया कि वो उसको ना सिर्फ ये कि उसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए बल्कि उसको तरीके भी बताया, और उस पर केस चल रहा है बाकायदा ओपन एआई पे अभी यूएस में एंड व्हाट। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमें अभी इनकी डायनामिक्स, हमसे मुराद ये कि इन जनरल मासेस को, जो आम लोग हैं, उनको इन डायनामिक्स का नहीं पता, और वो जनरली यही समझते हैं कि हाँ बहुत आसान है, ठीक है, हम जीपीटी से हर एक के बाद अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में, अपनी जनरल मेंटल हेल्थ के बारे में जब वो मशवरा लेते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि वो क्रिटिकल मशवरा उसको नहीं दे सकता। जिस तरीके से आप उसको राजी करना चाहेंगे जीपीटी को या किसी भी चैटबॉट को, वो राजी हो जाएगा, वो आपको क्रिटिकली चैलेंज नहीं करेगा उस मामले में। यू सो राइट। अब ये जो आपने वैलिडेशन की बात की है, अब कि हम यूजुअली जब चैट जीपीटी से बात भी कर रहे हैं सो कोई कॉन्वर्सेशन भी चल रही है, तो जो वो वैलिडेशन आपको मिल रही है वो समहाउ हम उसको अपनी रियलिटी के अंदर भी शामिल करने की कोशिश करें। इवन बच्चों में, अगर आप किसी बच्चे को जो कि इतना फ्रीक्वेंट यूज़र है इस बॉट का या किसी भी तरह की एआई टूल का, अगर आप उसको कोई क्रिटिकल मशवरा भी दे रहे हैं या एनालिसिस भी दे रहे हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो बहुत डिफेंसिव या ऑफेंसिव हो जाता है। और उसका यही पॉइंट है कि आप ये गलत कह रहे हैं, मैंने चैट जीपीटी से पूछा था तो दे सेड दैट। तो ये जो एक मामला है, हमारी जनरेशन, जिसको आपने अभी जेन जी भी कहा और अल्फा भी कहा, उनकी जो मेंटल ग्रोथ है समहाउ या उनकी डेवलपमेंट है, उस पर एक बड़ा वर्स इम्पैक्ट भी आ रहा है। और इसको मॉनिटर, डोंट यू थिंक कि पेरेंट्स के एंड से भी होना ज़रूरी है, और हम कोई और टूल्स भी इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं सर? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने। मतलब इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपकी जिसको हम कहते हैं द सेंस ऑफ रियलिटी है, राइट? ये सेंस ऑफ रियलिटी वो है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम जब रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करते हैं तो हमें हमेशा हमारे मतलब की बात सुनने को नहीं मिलती, हमें हमेशा तारीफें सुनने को नहीं मिलती। फॉर इंस्टेंस, आई एम श्योर आपको बहुत हेट आती होगी कभी आप कोई ऐसी बात करें तो दैट्स हाउ द रियल वर्ल्ड ऑपरेट, जहाँ पे आप एक बैलेंस में चल रहे होते हैं। Whereas जब ये जीपीटी या कोई भी चैटबॉट से आप इंटरेक्ट करते हैं तो वो ये वाला जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है। वो टू साउंड मोर लाइक अ ह्यूमन बीइंग, वो आपसे एग्री करेगा, आपको वैलिडेट करेगा, आपकी हर बात को किसी न किसी तरीके से बहुत अच्छा कहेगा। इन दैट वे, चाहे आप गलत भी होंगे इस सिचुएशन में, तो आपको अंदाजा ये होगा कि वो कहीं ना कहीं पे आपको वैलिडेशन मिल रही होगी। तो जब आप उस दुनिया से निकल के रियल लाइफ में आएंगे और आपको वो वैलिडेशन नहीं मिलेगी जो कि आपको जीपीटी से या चैटबॉट से मिलती है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मिसिंग है कुछ, यहाँ पे कोई मसला है। एंड देन दो चीजें होंगी, या तो यू वुड लाइक टू, वो जो आप बात करनी थी कि आप ऑफेंसिव होंगे, डिफेंसिव होंगे एंड व्हाट नॉट, या यू विल रिवर्ट बैक टू द वर्ल्ड यू केम फ्रॉम, जहाँ पे आपको वैलिडेशन मिल रही थी। दोनों ही केसेस में ये बहुत सीरियस मसला है। तो एक तो ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज आपका जो आपने बात की कि बिकॉज फॉर्मेटिव ईयर्स, स्पेसिफिकली जनरेशन अल्फा के भी फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, राइट? जहाँ पे वो सीख रहे हैं, अपनी स्किल बिल्डिंग हो रही है, उनकी मेंटल कैपेसिटीज बन रही है। अब यहाँ पे अगर आप उनको वो एक ऐसा टूल पकड़ा देंगे जो कि जिसको हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जहाँ पे उनका काम ऑफलोड हो जाएगा एआई पे, तो दैट इज अ बिट ऑफ अ लाइक सीरियस चैलेंज व्हेन इट कम्स टू देयर मेंटल कैपेसिटीज, राइट? ये दोनों ही चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये कि मासेस को नहीं पता अभी, बल्कि ये हम समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे। स्पेसिफिकली पेरेंट्स को मैं दोबारा कहूंगा, बिकॉज आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ। पेरेंट्स मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो अपने बच्चों को अपने ही मोबाइल फोन पे चैट जीपीटी की वॉइस जो फीचर है वो लगा के उनको हाथ में पकड़ा देते हैं और उनको कन्वर्स करने देते हैं उसके साथ, और उसको अक्सर औकात मॉनिटर भी नहीं कर रहे होते। तो ये वाला जो एलिमेंट है जिसकी आपने भी बात की है, द एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंटल गाइडेंस ऑन टेक्नोलॉजिकल टूल्स, ये बहुत जरूरी है, जो कि मतलब अभी हो नहीं रही। और मुझे लगता है कि जब रेगुलेशन की बात आती है तो फिर वही आखिर में यही होता है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारा जो है वो नैनी बन जाए और हम अपना सारा का सारा काम एज अ पेरेंट गवर्नमेंट पे ऑफलोड कर दें कि उन्होंने क्या चलाना है और क्या नहीं चलाना, बल्कि हमारी अपनी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने देखनी होती है।
आई एग्री सो दैट ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि असद एट द एंड हम फिर स्टेट की तरफ देखते हैं कि जी स्टेट बैन कर देगी, फिर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रॉब्लम आएगा, हमें सोशल मीडिया इस्तेमाल का इशू आएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। असद बेग हमारे साथ मौजूद थे जी। ये जो चैट बॉट्स हैं या AI का जो इस्तेमाल है, ये जितना प्रिवेल कर रहा है, इस पर हमें जितना मॉनिटर करने की ज़रूरत है, ये पेरेंट्स एज अ पेरेंट भी आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा अगर कुछ भी इस्तेमाल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको ज़रूर चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, क्योंकि आपके इमोशनल वेलबींग आपके बच्चे की या उसकी मेंटल ग्रोथ है, उसका भी इम्पैक्ट आता है। अच्छा जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते हम रोनाल्डो के हवाले से बात करेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता स्टार फुटबॉलर हैं, इन्होंने मुसलसल तीसरी बार मशरिक़ वस्ता के बेहतरीन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया है। ये एजाज़ जो है उन्हें दुबई में होने वाली एक तकरीब में दिया गया। साल 2025 में रोनाल्डो ने जी तमाम जो कॉम्पिटिशन्स है इसमें मजमूई तौर पर 40 गोल स्कोर किए थे, जो उनकी शानदार फॉर्म हो, एक कंसिस्टेंट कारकर्दगी है, उसका सबूत है। इस वक्त सऊदी अरब के मारूफ क्लब अल नसर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनका जो मुआहदा है 2027 तक के मिड तक जारी रहेगा। अवार्ड वसूल करते हुए 40 साल जो स्टार फुटबॉलर हैं, उन्होंने कहा कि मज़ीद खेलना मुश्किल है, लेकिन उनके जो मॉरल है या उनका जो जज्बा है वो बहुत बुलंद है, वो मज़ीद खेलने और गोल्स करने के लिए पुरज़्म है। साथ साथ ये भी कहा कि मज़ीद ट्रॉफीज़ जीतना और 1000 गोल मुकम्मल करना है, और अगर इंजरी ना हुई तो वो इस टारगेट को अचीव करेंगे इंशाल्लाह। उनके इंशाल्लाह कहने पर उनकी वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हुई। ज़रा सुने वो क्या कह रहे थे। Carry on. Doesn't matter which way I play, Middle East and Europe. I'm always enjoy to play football, to win trophies, to score goals, and I want to carry on. You know what is my goal is. I want to win more trophies, and I want to reach the number that you all know, and I will reach that number for sure, if no injuries, inshallah. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। डायबिटीज़ एक काम मगर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की डिज़ीज़ है जो मुल्क में हर उम्र के अफराद को मुतासर कर रही है। अगर हम मौजूदा आदाद शुमार की बात करें तो पाकिस्तान में डायबिटीज़ के पेशेंट्स की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिसमें ख़वातीन और बुज़ुर्ग अफराद बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इस बीमारी के साथ ज़िंदगी गुजारना सिर्फ दवाइयों का मामला नहीं होता, बल्कि आपको अपनी लाइफस्टाइल से लेकर खाना पीना, फ़िज़िकल एक्टिविटी और बाकायदगी से जो कि मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। आज के सेगमेंट पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तिब में जो डायबिटीज़ है इसका क्या इलाज मौजूद है और तिब की रोशनी में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के आसान और मौसर तरीके क्या हैं। हकीम हाफिज़ मोहम्मद फ़रहान हनीफ़ हमारे साथ मौजूद है, माहिर तिब, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अच्छा, मैं डायबिटीज़ के हवाले से, बिकॉज़ ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, अव्वल तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि वो डायबिटिक हैं या उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको पूरी लाइफ को उसके मुताबिक एडजस्ट करना होता है और फिर अप एंड डाउन चलता रहता है। थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें इस हवाले से। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये जो आपने शुगर के हवाले से बात की, ये भी इस टाइम साइलेंट किलर ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें शुगर हो चुकी है। अक्सर औक़ात पेशेंट आता है, जब उसकी हम कंडीशन देखते हैं, उसकी अलामात देखते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि पल्स चेक करने के बाद उसे कहते हैं कि आप अपना टेस्ट करवा के हैं। बाज़ औक़ात सिर्फ फास्टिंग टेस्ट लोग करवा लेते हैं, रैंडम करवा लेते हैं, लेकिन HbA1c टेस्ट नहीं करवाते। और मैं फिर मशवरा देता हूँ कि आप HbA1c टेस्ट करवा के हैं। जब वो टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि ये वाकई डायबिटिक हो चुका है। और HbA1c जो टेस्ट है, इसमें इसकी जो रेशो है 5/7 तक होनी चाहिए या 5/4 तक। तो लेकिन वो बढ़ के अगर वो 5/4 से नीचे है तो ठीक है, अगर ऊपर है 6/4 तक या 7 तक तो प्री डायबिटिक है। अगर इससे भी बढ़ चुकी है वो तो डायबिटिक है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। सबसे पहली बात, इसके असबाब के ऊपर आते हैं ये होती क्यों है। इसमें टाइप 1 शुगर है, टाइप 2 है। टाइप 1 जो है
ये अक्सर हो गई, ये तो अमूमन ये होता है कि ये पैदाइशी तौर पे होती है या 20 साल से पहले पहले हो जाती है। इसमें सेल्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, मुदाफ़ती निज़ाम जो है। अब जो टाइप 2 है वो हम खुद से जनरेट करते हैं, खुद ख़रीदते हैं कि मुर्गन अग़ज़िया खा ली, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज नहीं करते और खाना खाया वहीं पे लेट गए। तो इसमें क्या होता है, हमारा लीवर फैटी हो जाता है। जब लीवर फैटी होता है तो फिर इंसान का खून भी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है फिर क्या होता है, HbA1c टेस्ट ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका इलाज टिप के अंदर और इसमें क्या हमें एहतियात करनी चाहिए? सबसे पहली बात, इसका इलाज बड़ा आसान सा है। अगर आप चाहती हैं कि आप शुगर की दवाई छोड़ दें, क्योंकि शुगर की दवाई जो है मुसलसल इस्तेमाल करना, उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू होता है, उसका इस्तेमाल करना ये किडनी फेलियर की तरफ ले जाता है। तो इसमें सबसे पहला काम जो करना चाहिए, सुबह की वॉक, एक्सरसाइज। सुबह आप उठें, आप नमाज़ पढ़ने के बाद अज़कार करें और वॉक करें। वॉक में क्या है, उसमें वॉक करते जाएं, साथ अगर आप नीम के पत्ते 2 से 3 अदद चबा लें, साथ काली मिर्च 2-3 चबा लें, तो ये बेहतरीन इलाज है। अगर आप ये पहले दिन करेंगे तो पहले दिन से वो शुगर लेवल जो है नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन नीम के पत्ते तो बहुत कड़वे होंगे। लेकिन उसके साथ जब काली मिर्च अटैच हो जाती है तो काली मिर्च की एक तेज़ी जो होती है उससे वो फील नहीं होते। ठीक है, वो चबा लें। तो उसके अलावा बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे हैं, लेकिन ये इसलिए कहा कि टहलते टहलते करें। आप ये चबा लेती हैं तो ये पहले दिन से कंट्रोल होती है और 2-3 माह कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो शुगर की मेडिसिन छोड़ चुके हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और खाने पीने में मीठी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करें, बहुत कम करें। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड इस्तेमाल ना करें। तो इसमें एक और बड़ा सादा सा बड़ा अच्छा सा नुस्खा है, उसमें तुख्मे सरस है हमारे पास, तुख्मे सरस और तुमा। दिखा भी दें। हाँ, ये मैं दिखा देता हूँ। ये तुख्मे सरस है, ये आम बाज़ार से मिलने वाली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद ये तुमा भी आम सस्ता सा 50 स्टोर से मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद गूंद किकर, ये कमर दर्द के लिए, जिस्म के लिए बेहतरीन चीज़ है, ये भी आम बाज़ार से मिल जाती है। उसके बाद ये कलवंजी है, कलवंजी बड़ी मशहूर चीज़ है, ये आम मिल जाती है। ये चारों चीज़ें लेके बराबर वज़न लेके इसका फ़ाइन पाउडर कर लिया जाए और 1000 mg का कैप्सूल भर लिया जाए, तो सुबह शाम एक कैप्सूल खाया जाए तो ये बेहतरीन है, शुगर के लेवल को ठीक कर देता है। और साथ ही साथ ऐसे अफराद जिनको क्योंकि शुगर होती है तो इसमें यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ख़ास करके जो थोड़े से एजड होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, रात को सोया नहीं जाता। तो यही नुस्खा 2 काम करेगा, एक तो शुगर का लेवल जो है नॉर्मल ले आएगा, दूसरा जो बार बार उठना पड़ता है यूरिन के लिए, थोड़ा सा पानी पिया, चाय पी ली, फ़ौरन यूरिन आ गया, तो उसमें भी बड़ा मुफीद है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेथी दाना है। मेथी दाना बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर कलवंजी और मेथी दाना रात को भिगो के सुबह इसका पानी पी लिया जाए तो ये भी शुगर के लिए बड़ा मौसर है, शुगर को कंट्रोल करता है। इसके बाद अफसनतीन, ये जो मेथी दाना, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेथी दाना लेना है, मेथरे नहीं लेने। ये मेथी दाना है, मेथी दाना छोटा होता है इसमें। ठीक है, ये लेना और कलवंजी है, रात को भिगो के इस्तेमाल कर लें। उसके बाद ये सादा सी चीज़ है अफसनतीन। अफसनतीन एक जड़ी बूटी है, ये पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाती है, मुसफ़्फ़ी खून भी है और साथ ही साथ ये शुगर के लिए बड़ी बेहतरीन है। अगर इसका फ़ाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर के इस्तेमाल किया जाए तो शुगर के लिए बड़े कमाल का रिज़ल्ट है। इसके अलावा हम अक्सर देखते हैं शुगर वाला जो पेशेंट होता है, इसकी शुगर जब बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। शुगर की दवाई आप कुछ अरसा इस्तेमाल करते हैं ना तो बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। तो बीपी के लिए बड़ा सादा सा नुस्खा इतना कमाल का, क्योंकि शुगर पेशेंट का जब ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाए, फिर जब वो ब्लड प्रेशर की दवाई खाता है तो उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर क्रिएटिनाइन और यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। कईयों को 5 साल बाद, किसी को 10 साल बाद। अब किडनी का जो पेशेंट है इसमें बहुत ज़्यादा, पहले तकरीबन 95% वही लोग होते थे जो ब्लड प्रेशर की दवाई और शुगर की दवाई खाते थे। बिल्कुल सही। और कोई भी दवाइयाँ जितने भी हैं, हर्बल भी हैं, तो मैं कहता होता हूँ कि इसको रूटीन में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर हम गज़ा भी लें ना, एक ही तरह की गज़ा हम अगर बकरा ईद पे हम मुसलसल गोश्त का इस्तेमाल कर लें तो हमें क्या होता है, पेचिश लग जाते हैं, यानी कि आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। यानी कि इतनी अच्छी गज़ा भी हमें नुकसान देती है कंटिन्यू इस्तेमाल करना, तो वो ज़ाहिर बात है जो दवाइयाँ आप लगातार खा रहे हैं तो नुकसान देंगी। अच्छा, आपने भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं, कोई एक ऐसी चीज़, कोई ऐसा जो कह लें इसमें जड़ी बूटी हो या कोई भी जो आपके किचन में भी अवेलेबल है जिसको आपको लाजमी कंज्यूम करना चाहिए अगर आप शुगर अवॉइड करना चाहते हैं? दारचीनी इतनी कमाल की चीज़ है। सिर्फ आप दारचीनी फाइन पाउडर, लेकिन दारचीनी गोल वाली लेनी है। गोल वाली थोड़ी सी लंबी होती है, वो आम मिल जाती है। गोल वाली दारचीनी लेके उसका फ़ाइन पाउडर करके उसका कैप्सूल भर लें। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? शुगर को नॉर्मल रखती है, उसके साथ क्रैम्प्स जो पड़ती हैं, कुड़ुल पड़ जाती है, उसके लिए बेहतरीन है। पट्ठों के खिंचाव के लिए बेहतरीन है।
आसाबी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। जिन ऐसे अफराद जिनको पेशाब ज़्यादा आता है, यूरिन ज़्यादा आता है, उसके लिए बेहतरीन है कि एक ही चीज़ से आपके 4-5 काम होंगे। शुगर के लिए नहायत मुफीद चीज़ है जो आपके किचन में पड़ी है, वो दारचीनी है। दारचीनी का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा जब जामन का मौसम आ जाए तो जामन बेहतरीन है, आप खुशक करके रख लें, उसका फ़ाइन पाउडर करके वो सिर्फ कैप्सूल भर के इस्तेमाल किया जाए तो शुगर के लिए बेहतरीन इफेक्टिव चीज़ है। अच्छा, ओके। शुगर के लिए बहुत सारी ऐसी, क्योंकि ये जो शुगर है ना टाइप 2, इसमें हम जो लीवर फैटी होता है इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, खून को साफ कर रहे होते हैं। इसलिए जितनी भी अक्सर लोग कहते हैं ना कड़वी चीज़ खा लें, जैसे एक बड़ा मशहूर नुस्खा है जो अबाओ अजदाद से एक चलता आ रहा है, जिसमें जोत तलख, इंदर जोत तलख वो ले लें 50 ग्राम, बादाम की गिरी ले लें 50 ग्राम और भुने चने ले लें 50 ग्राम। इन सारी चीज़ों का फाइन पाउडर करके ये भी इस्तेमाल किया जाए 1000 mg कैप्सूल, तो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। लेकिन अक्सर औकात ये बात होती है कि ये आपने नुस्खा खाया फ़र्क पड़ा, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें हम हिकमत कहते हैं कि मिजाज के ऊपर चलना चाहिए। अब मिजाज एक फ़र्द है, उसका BP हाई रहता है, एक का लो रहता है, तो इनके मिजाज में फ़र्क है। इंसान के अंदर गर्मी भी है, खुश्की भी है, सर्दी भी है, तरी भी है। तो अब इसमें क्या चीज़ की जाती है? अब इंसान जो पूरी बॉडी बनी है ये अखलात है। अखलात कितने? 4 है, खून है, बलगम है, सफरा है और सौदा है। अब चारों जब अनबैलेंस होती हैं तो फिर तब बीमारी आती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ज़ाहिर है बहुत सारे, ये तो आप उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो मेडिकेशन के ऊपर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनकी डायबिटीज़ बड़ी ख़राब हो जाती है। जी जी। और फिर उनको रिकवर करना भी इटसेल्फ बड़ा मसला होता है। उनके लिए कोई ऐसी चीज़ है कि वो उससे क्योर मिल सके उनको? बहुत ज़्यादा पेशेंट भी जो ख़राब हो चुका हो ना, ख़राब इसमें क्या होता है कि अब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो आगे बीमारियां कन्वर्ट कर देता है। उसके अंदर उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, क्या उसमें बाज़-औक़ात गैंग्रीन हो जाता है, उसके पाँव की उंगलियां ब्लैक हो जाती हैं, वो काटनी पड़ती हैं। तो उसका बड़ा बेहतरीन हिकमत में इलाज है कि अगर ऐसा पेशेंट हो जिसकी उंगलियां जो है वो कटने वाला सिस्टम यहाँ तक पहुँच जाए, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन एक हमारे पास होती है मरहम। उसमें अक की जड़ लेके, अक का पौधा अक्सर दूसरे प्लाट में रहता है, इसकी जड़ ले लें, देसी घी ले लें, उसमें इसको कहना, उसमें थोड़ा सा नीला तोता, ये बाज़ार से मिल जाता है, मेरे पास इधर शायद, हाँ ये पड़ा हुआ है, ये बाज़ार से मिल जाता है आम, लेकिन ये आपको कहना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए और दवाई के लिए चाहिए, नहीं तो ये अक्सर लोग खा लेती हैं। और अक्सर हमारे पास होता है, कई लड़के ख़वातीन आती हैं तो खा लेती हैं, तो एक तो ये ममनू है, ऐसे सेल नहीं करना चाहिए, ID कार्ड की कापी रखें। दूसरा, अगर ये कोई गलती से जहर इस्तेमाल कर ले, अक्सर बच्चे घर में तेज़ाब पी लेते हैं, ये इसका अलहदा से एक बताता हूँ कि इसका बड़ा आसान इलाज है। कभी भी कोई जहर पी लिया जाए तो उसका तरियाक, उसका इलाज फौरी तौर पे क्या करना, अस्पताल जाने से पहले उसे रोगने बादाम या कैस्टर ऑयल या देसी घी दूध में डाल के ना कोई 2-4 चम्मच 5 चम्मच फौरी तौर पे पिला दिए जाएं, तो वो जहर का असर नहीं होने देते। या तो उसको और वॉमिटिंग हो जाएगी या मोशन लग जाएंगे, ताकि वो क्योर हो गया, अब उसे जाके हॉस्पिटल जाके थोड़ी देर उसे ट्रीटमेंट करवा लें। अब यहाँ पे गैंग्रीन के लिए मैं बता रहा था कि वो ले लेना अक की जड़ और उसमें देसी घी लेना है थोड़ा सा, और ये नीला तोता लेना है। उसके बाद उसमें ये जो होता है चना, नीला तोता, फिर बिल्कुल थोड़ा सा मसर एक चने के दाने के बराबर ये लेना है, और इसमें फिर वो लेने चने आम मिल जाते हैं, काले चने, जो वो 2-3 दाने वो लेके देसी घी में ये सारी चीज़ें जला लें। जलाने के बाद आपकी ये मरहम तैयार है देसी घी में। ये मरहम लगाएं, ऐसे अफराद जिनके बिल्कुल गल सड़ चुके हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है, ये इतना ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। उसके बाद हमारे पास एक होता है मुर्दा सिंह, ये एक पत्थर है, वो मिल जाता है आम किसी भी ना, उसे मिल जाता है। और उसके बाद उसमें मिलती है समंदर झाग, ये अक्सर लोग इस्त्री को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समंदर की झाग, इस्त्री अगर आपकी वो कपड़े से इस्त्री ना कर रही हो तो उसको इससे ना नीचे से करें तो वो साफ़ हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और लेकिन ये इसका फ़ायदा देखें, गैंग्रीन, ऐसा पेशेंट जिसकी उंगलियां बिल्कुल वो ब्लैक हो गई हैं, झड़ना शुरू होने लगी, या भी सिर्फ ज़ख़म हुए हैं अंदर, सिर्फ वो काफ़ी गहरे ज़ख़म बन गए हैं, तो उसके ऊपर इसे पाउडर कर लें और इसको पाउडर कर लें, दोनों चीज़ों को पाउडर करके रख लें, फिर दोनों एक एक चुटकी उस ज़ख़म के ऊपर लगाएं, तो वो ज़ख़म 2 से 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। प्लस इसके साथ साथ
ऐसे पेशेंट जिनका ज़ख़म नहीं बना भी, सिर्फ ब्लैक हुई हैं, सिर्फ ब्लैक हुई हैं, तो उसमें क्या उनका खून की सर्कुलेशन स्लो हो गई है ना, क्योंकि शुगर करती क्या है, एक तो खून की सर्कुलेशन स्लो कर देती है, ऑक्सीजन कम कर देती है, वहाँ तक फिर खून पहुँच नहीं पाता। आप कभी भी याद रखें, आपके चोट लग जाए तो वो ब्लैक जगह हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे खून की सप्लाई वहाँ पे रुक गई। तो जब यहाँ पे खून की सप्लाई रुके, उसके लिए क्या करना है, आपने सरसों का तेल लेके उसमें आम जो लाल मिर्च होती है, ठीक है, खुशक, उसे जला लें और वो रोज़ाना उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लगाया करें। उससे क्या होगा, खून की सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी और वैसे ही वो उसी तरह काम करना शुरू कर देगा जिस तरह था। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल टिप्स। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से कोई भी आप मैसेज देना चाहें लोगों को? अच्छा, मैं शुगर के लिए यही कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में आप कभी भी अपने लाइफस्टाइल, आज लोग परेशान हैं लाइफस्टाइल की वजह से, सादा ग़िज़ा लें और एक तरह की ग़िज़ा लें। कोशिश करें कि जितनी सादा मुमकिन हो सके एक टाइम में एक तरह के खाने खाए जाए, सादा ग़िज़ा ली जाए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, अपने जिस्म के लिए वक्त ज़रूर निकालें। देखिए कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला ने, और हदीस इसके बारे में, दो नेमतें बहुत बड़ी दी हैं, एक वक़्त और एक सेहत। जो इन दोनों चीज़ों की कदर करते हैं तो वो बिल्कुल दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी। जो इन दोनों की कदर नहीं करते वो फिर परेशानी रहते हैं। ख़ास तौर के एक मैसेज है कि शुगर वाला पेशेंट अक्सर आते हैं तो एक ही लफ्ज़ कहते हैं, चाय ना छुड़वाएं कीम साहब, और चाय में कैफ़ीन है, चाय का इस्तेमाल शुगर वाले पेशेंट के लिए बड़ा नुकसानदेह है। चीनी तर्क कर दें, गुड़ शक्कर का इस्तेमाल कर लें, वो भी कम। शहद अच्छा वाला, लेकिन शहद भी फार्मी नहीं, अच्छा वाला देसी इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह सिर्फ एक एक्सरसाइज सुबह के टाइम पे आधा घंटा वॉक करें तो इंशाल्लाह शुगर नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हकीम हाफिज़ मोहम्मद फरहान हनीफ हमारे साथ मौजूद है। डायबिटीज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने कुछ यूज़फुल किस्म की टिप्स दी हैं कि तिब में इसका इलाज मुमकिन है। खुदा न खास्ता किसी की स्वेयर बहुत प्रॉब्लम है, वो भी रिवर्स हो सकती है अगर आप इसको सही तरीके से इलाज हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जवानी से टकरा गई और जवानी से टकरा गई। आँखों की लड़ी यूं मेरी आँख से, आँखों की लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर लड़ाई मजा आ गया, देख कर लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर
मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ इस वक्त मिर्ज़ा ब्रदर्स मौजूद हैं, दो ऐसे भाई हैं, मिर्ज़ा हमज़ा एंड मिर्ज़ा हैदर, जिन्होंने अपनी मौसीकी को साथ साथ परसू किया है। इनमें से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक इकोनॉमिस्ट है, और हम सब चूँकि अपने पैशन के साथ साथ अपने करियर को भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग परसू कर रहे होते हैं। वेलकम टू द शो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम ज़रा जानना चाहेंगे मिर्ज़ा ब्रदर्स, हु इज़ द एल्डेस्ट वन? यू आर द एल्डेस्ट वन। सो ये दोनों ने जो कंबाइन होकर म्यूज़िक परसू करने का सोचा, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुआ आप दोनों का? जर्नी को काफ़ी टाइम हो गया जी, इट्स बीन लॉन्ग, और बस ये कि मैंने गिटार पिक किया, फिर भाई ने भी देखा, तो बस साथ साथ एक दूसरे के साथ करते करते फिर इस जर्नी तक पहुंच गए हैं कि अब ओरिजिनल्स भी हैं, और मतलब साथ साथ चलता रहता है। बट व्हाटएवर वी आर डूइंग कि ये चीज़ एक ऐसी है कि वो परसू कर ही जा रहे हैं, हम साथ साथ कहीं जा रहे हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, अपने प्रोफेशन के साथ म्यूज़िक को परसू करना आई बिलीव कि चैलेंजिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज आपको अपना काम, सिंस यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल, सो वाज इट डिफिकल्ट, चैलेंजिंग और व्हाट? जी चैलेंजिंग तो था, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स हैं दोनों। लेकिन आई गेस जब आपको इंटरेस्ट होता है तो फिर आप उसके लिए अपने टाइम टेबल में टाइम भी निकाल लेते हैं, और आप उसको साथ साथ लेके चल भी लेते हैं। फिर जिस तरह से हम दोनों भाई इकट्ठे करते हैं तो उससे हमें ये काफ़ी फ़ायदा हुआ कि एक दूसरे को इनकरेज भी करते रहे हैं, और साथ आपस में हमारी काफ़ी सिंक्रोनाइजेशन है। तो मेरा ख्याल है उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प की है, क्योंकि हम दोनों घर में इकट्ठे होते हैं, हमारा टाइम इकट्ठे गुजरता है, तो हम म्यूज़िक भी इकट्ठे करते हैं, तो उस चीज़ से हमें काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। कभी डांट पड़ती है आपको बड़े भाई से कि नहीं ये वाला ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए? काफ़ी दफ़ा पड़ती है। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ज़ाहिर है म्यूज़िक जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो किसी से इंस्पिरेशन होती है, किसी को देखकर, या समहाउ शौक भी आपको आता है, तो कहीं आप म्यूज़िक, आपको अच्छा म्यूज़िक सुनने की आदत होनी चाहिए। सो आपने जब स्टार्ट किया, आप कोई इंस्पिरेशन, कोई ऐसी पर्सनालिटी, कोई ऐसा सिंगर जिसने आपको इंस्पायर किया हो? आई थिंक उस टाइम पर कवालीज़ बहुत थी, ट्रेंड में थी, और उनको जिस तरह भी हमने प्ले की, तो कवाली थी, और then आतिफ असलम, और वो सारा ज़माना था गिटार का। बट ओवरऑल अब जब आप म्यूज़िक की एक जर्नी तय कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आए, और मैंने डिस्कवर किया कि जिस तरह गिटार है और ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये यहाँ के हैं नहीं, नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। यहाँ तानपुरा है, तबला है, हारमोनियम भी इवन जर्मन है, या पेरिस का आप कहते हैं कि एट्रीब्यूटेड है। तो फिर उस पर मैंने इस पर रिसर्च की कि किस तरह से इनको प्ले किया जाए कि फ्यूजन हो सके। तो मेरा म्यूजिक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है, और इन्फ्लुएंसेस कह लें कि वो जो एक्चुअल ओरिजिनल इन्फ्लुएंसेस हैं वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि बीच में नजर आए थोड़े बहुत। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो स्पेसिफिकली कौन सा जॉनर आपने ऑप्ट किया फ्यूजन के साथ? अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने म्यूजिक के अंदर ऑप्ट करते हो? ज़्यादा हमने जितने भी जॉनर्स हैं उनको कोशिश करते हैं कि जब भी प्रेजेंट करें तो उसमें एक अपना एक इंडिविजुअल टच आना चाहिए, चाहे कवाली हो या फिर पॉप म्यूज़िक हो, कोई भी म्यूज़िक हो, उसमें एक दोनों का एक आना चाहिए कि आपका अपना भी एक फ्लेवर आ रहा हो, और वो जो इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा हो, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके ओरिजिनल मोड्स भी आए सामने। तो जी, दैट्स इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताएं, बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग सीख भी रहे होते हैं, बहुत अमेजिंग सेल्फ टॉट आर्टिस्ट भी हैं, तो आप बताएं आप लोगों ने सीखा या नहीं? यू गाइज आर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट? हमारे लिए दोनों चीज़ें थी, कुछ हमने खुद से किया, ख़ास तौर पे शुरू जब किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी वाबस्तगी रही है कुछ ऐसे लोगों से जो जिनका मौसीकी से ताल्लुक़ था, तो वो हमें कुछ बता देते थे। फिर आगे आई थिंक आपकी अपनी लगन होती है, आपको किसी ने कोई एक चीज़ बता दी, फिर आप उस पर प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर देखते हैं, फिर आपको और चीज़ें भी, कुछ अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि आप जब नॉलेज की तरफ जाते हैं तो और चीज़ें भी आपको पता चलनी शुरू हो जाती हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं, आप एक्सप्लोर करना शुरू हो। और ये है ही काफ़ी एक्सप्लोरेशन की, जैसे ये बता रहे थे कि काफ़ी जॉनरास हैं जो इन्होंने एक्सप्लोर की हैं। इन्होंने स्पेनिश म्यूज़िक को हारमोनियम में आई थिंक डाला है, और मैंने काफ़ी हारमोनियम प्लेयर्स को सुना है, लेकिन आई थिंक जिस तरह से ये भी प्ले कर रहे हैं, काफ़ी मुख्तलिफ अंदाज है हारमोनियम को प्रेजेंट करने का, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है, आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं। तो एक जो हमारा यहाँ पे कल्चर है ना कि हारमोनियम के साथ जैसे हम देखते हैं हमारे ज़हन में आता है कि क्लासिकल या देसी म्यूज़िक है, ये तो इन्होंने उसको बिल्कुल एक वेस्टर्न
या स्पेनिश मिडिल ईस्टर्न टच भी दिया है, तो आई थिंक कि कोई बाउंड्री नहीं होती, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। ज़बरदस्त। तो अभी तक आपका जो एक सिंगर का एक लंबा जर्नी होता है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, कुछ ऐसी मोमेंट्स भी होती हैं जो आपके साथ रहती हैं जिसको आप चेरिश करते हैं। एनी मोमेंट इन योर करियर जो आपको लगता है किसी आर्टिस्ट ने आपको प्रेज़ किया हो, जो आपको पसंद हो, या कोई भी ऐसा मोमेंट जो आपको अभी लगता हो कि दिस वन इज़ द मेमोरेबल वन? जी, कुछ ऐसे कवर्स मेरे इंस्टाग्राम पर थे जिन पे इंडियन आर्टिस्ट ने खुद ही लाइक किया। हरिहरन वहाँ के एक सिंगर हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्होंने पसंद किया, हमने उनका एक गाना कवर किया बैक इन द डे, तो वो डेफिनेटली जब आप एक डिफरेंट अंदाज में करते हैं तो वो नोट होता है। बट आई थिंक सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब आपको एक कॉम्पोजिशन आती है जहन में और आप उसको कर लेते हैं प्रोड्यूस। आई थिंक दैट इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर अ म्यूजिशियन, के वो एक रियलाइज़ हो गई है चीज़। बहुत सारे आइडियाज़ जहन में आते हैं, कुछ सुबह गायब हो जाते हैं, रात को सोते हुए आते हैं, बट आई थिंक वो जब आप उसको एक ट्रांसलेट कर लेते हैं इनटू अ फुल फ्लेज सॉन्ग, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त मोमेंट होता है। नहीं, आई एम श्योर। अच्छा, एक सवाल, जाहिर है जब आप किसी बड़े आर्टिस्ट का कवर कर रहे होते हैं तो एज अ लिसनर आप बहुत सारे लोगों की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उसी तरह का गाएंगे या उसी से मिलता जुलता करेंगे। जब आप इसमें फ्यूजन लाते हैं, अपना टच देते हैं, फीडबैक आई बिलीव कि मिक्स आता होगा। लोग कहते हैं कि ये नहीं, ये जो ओरिजिनल गाना था ये ऐसे था, आपने इसमें फ्यूजन किया, या अच्छा फीडबैक ही मिला आपको हमेशा? देखिए, अभी मैंने कवर किया तो ये तो आप बताएं कि आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा था। आई बिलीव, मेरे अलावा भी आई बिलीव कि बहुत आपको डिजिटल के ऊपर भी फीडबैक आता होगा। आई थिंक कभी कभी कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशंस उनकी होती हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसा हो। एग्जैक्टली, बट हम यही समझते हैं कि कवर है तो अपना टच नहीं अगर आ रहा तो फिर उसमें क्या फ़ायदा है। तो आई थिंक इट्स बोथ वेज, लेकिन एक आर्टिस्ट को अपनी सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए और उसकी रूह गाने की वो आनी चाहिए अंदर। अगर आप उसको म्यूजिकली सही प्ले करें, क्योंकि गोरा तो शीट रखता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो शीट में सारा लिखा होता है कि ये आपने ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो यहाँ ऐसा नहीं है। बट अगर आप एग्जैक्टली वो उसे प्ले कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फीलिंग ना आए। वोकली भी अगर आप नोट्स दे रही हैं, ओरिजिनल गाने की वो वाइब आ ही जाती है अगर अच्छा कवर है। अच्छा कवर है। तो मुझे ये बताएं कि अब कहीं कहाँ आप लोग परफॉर्म कर चुके हैं और अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग और यादगार परफॉर्मेंस कौन सी रही? हमने काफ़ी जगहों पे किया। आई थिंक एक जो हम माउंटेन एरियाज में हमने किया था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक होटल था, उनकी ओपनिंग थी, तो वहाँ पे हमने जब पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ थे, रात के टाइम थे, फेरी लाइट्स थी, तो वहाँ पे जब हम वो प्लग परफॉर्मेंस कर रहे थे तो उसका एक अपना ही आई बिलीव इम्पैक्ट बड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा लगा था जी। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, मिर्जा ब्रदर्स के नाम से आपका इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया हैंडल्स हैं? जी, स्पॉटिफाई पे भी हैं, 10 ओरिजिनल मेरे सॉन्ग्स हैं। जबरदस्त। तो वो आप देखिएगा, और इंस्टा पर भी मिर्जाज म्यूजिक के नाम से है, बट इट्स द सेम फॉर मिर्जा ब्रदर्स। ओके, लवली, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए, लेकिन हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है, मैंने अपने देखने वालों से साइन ऑफ करना है, बट स्टिल इन द एंड आप अपना ओरिजिनल कुछ भी हमें सुनाना चाहें? जी जी बिल्कुल, दीवाना उसका नाम है, इट्स रेगे स्टाइल, और हारमोनियम पर बिल्कुल नए में मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर जरूर। तुम देख कर मैं खो जाता हूँ, ऐसा वैसा हो गया तेरा दीवाना दीवाना दीवाना। तुम्हें लगी है तो जानना, पास आए तो पहचानना।